जनरली बोला जाए तो ए सॉ टूथ टाइप का वेवफॉर्म क्रिएट करता है। बट इस सॉ टूथ के हेल्प से आप क्या क्या वेवफॉर्म अचीव कर सकते हो। इट मे बी स्क्वायर वेवफॉर्म, इट मे बी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। मतलब इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करके सर्किट से जो ओरिजिनली प्रोड्यूस होगा दैट इज सॉ टूथ, बट उसमें अगर थोड़ा सा वेवफॉर्म में चेंज मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट लगा दो जो सॉ टूथ को किस में बदल सकता है। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हें एक वेवफॉर्म याद हो तो कुछ ऐसा ऐसा जैसे देखो, मान लो ए है, जैसे सॉ टूथ, ठीक है। अब ए ओरिजिनली क्रिएट हो रहा है, बट अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो, ऐसे देखो, ए ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये तो ओरिजिनली क्रिएट हुआ, बट इसकी मदद से आपको पता है कैसा वेवफॉर्म मिल सकता है। ऐसा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो ओरिजिनल था ऑस्किलेटर से आपको कौन सा मिला था, ग्रीन वाला, बट आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट के साथ आपको कौन सा मिल जाएगा, येलो वाला। तो काइंड ऑफ कि सॉ टूथ से हमारा स्क्वायर वेव भी मिल सकता है और साइनोसॉइडल भी मिल सकता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? साइनोसॉइडल ऑस्किलेटर से मतलब आप ओरिजिनली अचीव करोगे सॉ टूथ, बट उससे आप स्क्वायर वेवफॉर्म भी ले सकते हो और साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसको साइड में डायग्राम बना लेना ताकि तुम्हें ना समझने में आसानी रहे। अच्छा, कल वाले पॉइंट्स रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या क्या बताया था मैंने ऑस्किलेटर से लिए, तेजस कर दो उसे। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जल्दी बोलो। ऑस्किलेटर इज नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन, पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन। पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। पहला पॉइंट ये था पॉजिटिव फीडबैक। ओके, यहां पे अगर आप किसी सर्किट से उम्मीद रखते हो कि एज ए ऑस्किलेटर काम करे तो उसको किस क्राइटेरिया का फॉलो करना पड़ेगा, उसको किस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, बार्कसन क्राइटेरिया। किसको फॉलो करना पड़ेगा, बार्कसन HAUSAN, बार्क HAUSAN, बार्कसन क्राइटेरिया। ओके, बार्कसन क्राइटेरिया क्या था, जल्दी बता दो, ये तो सिंपल था। बार्कसन क्राइटेरिया क्या था, एक तो लूप गेन, द वैल्यू ऑफ लूप गेन मस्ट बी इक्वल टू 1 and the phase angle of a loop gain, 0 और 180 नहीं, 0 और 360 डिग्री, ठीक है, 0 और 360 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा फेज एंगल क्राइटेरिया और बार्कसन क्राइटेरिया। अच्छा, प्रैक्टिकली ये तो आइडियली हो गया। अगर तुम्हें प्रैक्टिकली लूप गेन की वैल्यू रखनी हो प्रैक्टिकली, तो क्या रखोगे, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1।
अगर तुम्हें प्रैक्टिकली ऑस्किलेशन फाइंड करना है तो प्रैक्टिकली ए लूप गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन। सोचो सोचो, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन। एक बात बताओ, ग्रेटर ग्रेटर इसलिए नहीं, क्लोज टू वन दैट इज ओके, दैट इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल है तो लॉस हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा तो मतलब बीटा की वैल्यू थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बीटा की वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन। ठीक है, ओके, प्रैक्टिकली दिस इज ग्रेटर देन वन। तो अच्छा, सर्किट को कोई ट्रिगरिंग सिग्नल चाहिए या नहीं? सर्किट नीड ट्रिगरिंग सिग्नल और नॉट? इट नीड triggering signal in starting only, in starting only। बस एक बार आग लगा देनी है, उसके बाद वो जलता रहे, मतलब चलता रहेगा। ठीक है, एट स्टार्टिंग ओनली। ओके, इसके बाद अब अगर मैं सिंपली, ये तो सारी चीजें कल मैंने बताई थी, ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी। ठीक है, तो ऑस्किलेशन, साइनोसॉइडल ऑस्किलेटर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी प्रोड्यूस कर सकता है और नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज साइनोसॉइडल एंड दिस इज नॉन साइनोसॉइडल। ठीक है, तो साइनोसॉइडल ऑस्किलेटर साइनोसॉइडल भी प्रोड्यूस कर सकता है, नॉन साइनोसॉइडल मतलब स्क्वायर वेव। क्लियर? ओके, तो ये सारी चीजें तो सिंपल होगी। अब इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो अब अगला टॉपिक लिखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो पहले तो जनरल लेते हैं, पहले तो जनरल लेते हैं। जनरल मतलब कि यहां से तुम्हारा दिस इज बीटा, this is beta and this is ठीक है। तो यहाँ पे याद करो, यहाँ पे क्या था, एक्स आई, यहाँ पे एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स एफ, यहाँ पे एक्स एफ, यहाँ पे एक्स एस। आउटपुट पे तो वही था सारा कुछ, एक्स नॉट ही था, आउटपुट पे कोई चेंजेस तो नहीं थे ना। ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या करने वाला हूं? नेगेटिव फीडबैक के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितना आया था, याद करो, तो ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। ये आया था निगेटिव फीडबैक के लिए। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए सिंपली पता है क्या होने वाला है, माइनस होने वाला, वही लाने की कोशिश कर। क्लियर है सबको मेरी बात?
निगेटिव फीडबैक के लिए क्या होने वाला है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक के लिए ए एफ की वैल्यू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, ठीक, तो वही लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसमें तुम्हें पता है कि ए जो फीडबैक है ए इनपुट में क्या करेगा, ऐड करेगा, फेज में रहेगा, क्या करेगा, फेज में रहेगा। तो मतलब व्हाट इज एक्स आई, व्हाट इज एक्स आई, एक्स एस प्लस एस एफ, यही था ना यार। मतलब ये आपका आपका देखो वहां पे क्या था कि जो तुम्हारा इनपुट है, देखो अगर ए सप्लाई तुम्हारे इसके साथ ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। अगर सप्लाई के साथ है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, निगेटिव फीडबैक। सिंपल है। तो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एस प्लस एक्स एफ। उसके बाद ए की वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट अपॉन एक्स आई, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, एक्स एफ अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। अब यहां से दोनों वैल्यूज हटाते हैं, तो एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे यहां से एक्स आई की वैल्यू निकाला तो क्या होगी, ए इंटू एक्स आई, ए इंटू सॉरी एक्स नॉट है ना, एक्स आई, एक्स नॉट अपॉन ए, ये तुम्हारा एक्स एस, अच्छा हाँ एक तो और था ना, एक और कौन था, ए एफ, फीडबैक विथ क्लोज लूप। तो इसका क्या था, एक्स एस अपॉन एक्स, जल्दी बोलो, इसका क्या था, एक्स एस अपॉन टोटल का टोटल, सॉरी एक्स नॉट अपॉन एक्स एस, ठीक है। एक बार सब लोग ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं तुम्हारा, वन ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा ना। एक बार सब लोग ट्राई करो, देखो आ रहा है, तुम्हारे सामने सारा लिख दिया मैंने तुम्हें ए अपॉन वन माइनस ए बीटा करके दिखाया था, तुम्हें ए अपॉन वन, सॉरी ए अपॉन वन प्लस ए बीटा करके दिखाया था, तुम्हें ए अपॉन वन माइनस ए बीटा करके दिखाना है। With the help of these four equations, with the help of these four equation, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स आई, फ्रॉम द दिस इक्वेशन एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स आई। अब एक्स आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स एस प्लस एक्स एफ, एक्स नॉट की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स एस प्लस एक्स एफ। अब एक्स एफ की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, बीटा इंटू एक्स नॉट, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स एस प्लस एक्स एफ की जगह क्या हो सकता है, बीटा इंटू एक्स नॉट। अभी देखो इसमें से हमें सिर्फ चाहिए क्या, एक्स नॉट और एक्स एस। तो एक्स नॉट को एक साइड ले लो, मतलब हमें पता है कि ए एफ हमें लिखना है, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, वन माइनस ए बीटा इंटू ए इंटू एक्स,
तो अब यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स नॉट अपॉन एक्स एस, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एक्स नॉट अपॉन एक्स एस? यहाँ से देखो, ए एफ, तो क्या हो गया, ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा। क्लियर है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉजिटिव फीडबैक का क्लियर है? जल्दी से इतना लिखो फिर आगे बढ़े। ओके, अब एक चीज देखो, ये पॉजिटिव फीडबैक की बात, अभी ऑस्किलेटर की बात नहीं हो रही है, अभी ऑस्किलेटर की बात नहीं हो रही है। अब ऑस्किलेटर की बात करते हैं। फॉर ऑस्किलेटर, आप बताओ ऑस्किलेटर के लिए ए इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आप बताओ फॉर ऑस्किलेटर ए इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बार्कसन क्राइटेरिया 1, बार्कसन क्राइटेरिया 1, तो ए एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ए अपॉन 1 माइनस 1, ए अपॉन 0, तो ए एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो द वोल्टेज गेन, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो द वोल्टेज गेन फॉर ऑस्किलेटर शुड बी इनफाइनाइट। सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम का वोल्टेज गेन क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। एम्पलीफायर का नहीं, एम्पलीफायर का तो ए ही रहेगा। कंप्लीट सिस्टम का जो मतलब विद फीडबैक विदाउट फीडबैक, ए एफ इज विद फीडबैक विदाउट फीडबैक, ए एफ इज विद फीडबैक। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? दिनेश जाग रहे हो, सोए हो? आजकल के अब तो ना लोगों पे भरोसा ही नहीं रहा, लोग पूरी क्लास ऐसे लगा लगा के छोड़ देते हैं। अब पता ही नहीं चलता कौन जाग रहा है, कोई कौन सो रहा है। और मुझे नहीं समझ में आता धोखा किसको दे रहे होते, मुझे या अपने आप को। अरे नहीं, मतलब जनरल बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ नहीं। मतलब ओब्वियस बात है, जो करता है इसका उसको बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे, हाँ, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्किलेटर। अभी तो ये बेसिक चल रहा था, अभी तो ये बेसिक चल रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है। तो सबसे पहला, द फर्स्ट ऑस्किलेटर इज आर सी ऑस्किलेटर्स, आर सी ऑस्किलेटर, ठीक है। अब आरसी ऑस्किलेटर में आपके दो ऑस्किलेटर आ जाते हैं। कौन कौन? एक आता है आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेशन, आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, एंड एक आता है वेन ब्रिज, वेन ब्रिज ऑस्किलेटर।
उसके बाद एक आरसी हो गया, देन आता है एलसी ऑस्किलेटर। एलसी ऑस्किलेटर ऑल्सो नोन एज ट्यून्ड ऑस्किलेटर। तो एलसी ऑस्किलेटर में दो आ जाता है, एक आता है हर्टली, एक आ जाता है हर्टली ऑस्किलेटर, और एक आ जाता है को कोलपिट्स। कोलपिट्स, और इसी का कोलपिट्स का अपग्रेडेड वर्जन है, क्या नाम था उसका, कोलैप करके है शायद, कोलैप करके है। ठीक है, क्लैप, सॉरी, कोलैप नहीं है, क्लैप, क्लैप ऑस्किलेटर। उसके बाद एक तीसरा है क्रिस्टल ऑस्किलेटर। तीसरा क्या है, क्रिस्टल ऑस्किलेटर। ठीक है, तो ये अकेला ही है क्रिस्टल ऑस्किलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, वेन ब्रिज एंड एलसी ऑस्किलेटर, और एलसी में हर्टली ऑस्किलेटर। सारे बहुत ध्यान समझना, कोशिश रहेगी सारा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ऑस्किलेटर का मतलब समझ में आ चुका है आपको, तो आरसी एंड एलसी ये सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट उसके पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा लिखवाना चाहूंगा। एक, ये तो लिख लो, ठीक है, एक ये लिख लो। इसके पहले फ्रिक्वेंसी, इसके बाद ना मैं आपको, हाँ, एक एक ये बता देता हूं मैं तुम्हें, क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्किलेटर अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्किलेटर according to frequency, classification of oscillator according to frequency। first one, audible frequency। एक्चुअली ये दो तीन जगह पूछ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। और ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेशन, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? अभी मतलब देखो, ऑस्किलेशन की उब्बे से बात है, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होएगी, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 20 हर्ट्ज से। ऑडिबल हमें पता है कि इंसान कितना से कहाँ तक सुन सकता है। अब बताओ, इंसान कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है? जो ह्यूमन की होती है रेंज, क्या होती है? 20 हर्ट्ज टू, बोलो, 20 किलो हर्ट्ज, यही होती है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक क्या बोलेंगे उसको?
ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर। उसके बाद आता है रेडियो, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर, ऑडियो के बाद जस्ट रेडियो, 20 किलो हर्ट्ज टू 30 मेगा, दिस इज द रेडियो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विजुअल फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन, विजुअल फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन। ये आपका 0 हर्ट्ज टू 5 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है। उसके बाद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगा हर्ट्ज टू, रेडियो के बाद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगा हर्ट्ज टू 3000 मेगा हर्ट्ज। एंड लास्ट वन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन। ये आपका हो जाता है 10 के पावर 3 मेगा हर्ट्ज, मतलब 1000 मेगा हर्ट्ज से 10 के पावर 5। तो इसको फिलहाल के लिए इस तरीके से लिख लेना। ठीक है। इसको कंप्लीट हो जाए तो बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्किलेटर अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल, ऑडिबल तो देखो तुम्हें याद है, तुम्हें पता है कि ह्यूमन कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, 20 टू 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज किस में आ जाता है, रेडियो में। अच्छा, इसको एक ऐसे रफ आइडिया लेना है, इस पे स्ट्रिक्ट नहीं होना, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि अभी मैं तुम्हें इसमें काफी कुछ अलग से बताने वाला हूँ, तुम्हें तो बस एक मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। अभी सारी सारी फ्रिक्वेंसी इसी के अंदर में आ जाएंगी, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी में बहुत ढेर सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। इसी में ढेर सारी कि 20 किलो हर्ट्ज से 5, 5 से 10, 10 से 30, मतलब इस तरीके से। तो ये जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ये मत रट लेना कि नहीं, मतलब 30 मेगा 29 है तो भी रेडियो, 29.5 है तो भी रेडियो। ठीक है, मतलब एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ मैं। स्टार्ट करें फिर ऑस्किलेटर्स। कहाँ गया, ये सारे ऑस्किलेटर हैं जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, वेन ब्रिज ऑस्किलेटर, हार्टली, पहले पांचों दो पांच छह, छह ऑस्किलेटर हैं आपके सामने। ठीक है, ये तो चलो, ये तो बस ऐसे ही है, ये तो चलो बस ऐसे ही है। बाकी के पांच हम देखेंगे ढंग से, आरसी, वेन ब्रिज, हार्टली, कोलपिट्स एंड क्रिस्टल ऑस्किलेटर। ठीक है, पांच देखेंगे ढंग से। तो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सारा लिखेंगे, और जो भी है, मतलब जो भी मैक्सिमम चीजें जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक, पहले यहीं पे मैं डिसाइड करवा दूं, तुम्हें थोड़ा सा ना रफ आइडिया दे दूं। ये जो आरसी ऑस्किलेटर है, इट इज यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी, इट इज यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अच्छा, ये यूज क्यों किया जाता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज किया जाता है। ऑस्किलेटर क्या करेगा, ऑस्किलेटर क्या करेगा पहले ये बता दो। सिंपली वो वेवफॉर्म जनरेट करेगा, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियस बात है इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होएगी। तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी जनरेट कराना है तो कौन सा प्रीफर करोगे आप, आरसी
ऑस्किलेटर यूज कर सकते हो। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी करना है तो आप कौन सा यूज करोगे? एलसी ऑस्किलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर प्रोड्यूस करना है तो कौन सा यूज करोगे? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब क्रिस्टल ऑस्किलेटर यूज करना है तो बेसिकली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? आरसी ऑस्किलेटर से लो फ्रीक्वेंसी, एलसी से हाई फ्रीक्वेंसी एंड क्रिस्टल से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अभी मैं धीरे धीरे आपको ना रफ आइडिया दे रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, ठीक है, ओके। तो एक बात बताना, अगर मैं पूछूं कि किसमें अगर एनर्जी डिसिपेट ज्यादा होगी, आरसी में या एलसी में, किसमें एनर्जी ज्यादा डिसिपेट होगी, आरसी में या एलसी में? ऑब्वियस सी बात है आरसी में, क्योंकि आरसी में क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो कि क्या करेगा, एटोनेट करेगा, एटोनेशन होगा, मतलब एनर्जी उसमें क्या होएगी, खर्च होएगी। तो यही वजह है कि उसे आप बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं ले सकते। खैर, सबसे पहले लिखो आरसी ऑस्किलेटर। द फर्स्ट वन इज आरसी ऑस्किलेटर। और आरसी ऑस्किलेटर में भी सबसे पहला क्या है, आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, ठीक है, ओके। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले ना तुम्हें डायग्राम ही बना देता हूं ताकि वहां से मैं चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन करता रहूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी ऑस्किलेटर है तो इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो। कोई भी ऑस्किलेटर में इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो जीरो या तो 360, या तो जीरो या तो 360। अब यार अगर तुमने नॉन इन्वर्टिंग कर लिया, सपोज तुमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर लिया फॉर ऑस्किलेटर, ठीक है, तो इसका मतलब ऑलरेडी फेज डिफरेंस कितने का आ चुका है, बोलो। अगर तुमने नॉन इन्वर्टिंग यूज कर लिया तो इसका मतलब ऑलरेडी कितने का फेज डिफरेंस आ चुका है, सॉरी, इन्वर्टिंग 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 अगर यूज कर लिया तो कितने का फेज डिफरेंस आ चुका है, 180 का, 180 का। तो इसका मतलब अगर तुमने 180 का फेज देखो, तुम्हें भी पता है कि इन्वर्टिंग वाला ज्यादा स्टेबल हो, मतलब ज्यादा यूज हो रहा है। तो तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपका 180 का फेज डिफरेंस आ चुका है। तो अगर आपको उसको ज्यादा, अगर आपको उसको प्रॉपर वर्क कराना है एज अ ऑस्किलेटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मेथड लगाने पड़ेंगे जिससे कि 180 का फेज डिफरेंस और क्रिएट हो जाए और टोटल कितने का हो जाए, 180 प्लस 180 360। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 180 का ऑलरेडी हो रखा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वजह से। बट यू नीड 360, मतलब एक आपको और कुछ ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिसकी वजह से आप क्या करोगे, 180 का फेज शिफ्ट क्रिएट करोगे। तो देखो, ये जो आरसी सर्किट है, ये जो आरसी सर्किट है, अब आरसी सर्किट एक बात बताओ, क्या कभी प्योर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट कर सकता है क्या? क्या आप प्योर आरसी, मतलब सिंपली आरसी, कभी आरसी 90 डिग्री क्रिएट कर सकता है? जब भी करेगा क्या करेगा, 90 डिग्री से कम करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?
यार एक बात बताओ, अगर मान लो ये आर है, मान लो ए आर है, सी चलो तुम्हारा लीड कर रहा है, तो लीड करेगा तो कहाँ ही जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ए कब आएगा, जब प्योर प्योर कैपेसिटिव होगा। तो कहने का मतलब, तो यहीं पे हो सकता है, मतलब एक क्या हो सकता है फेज शिफ्ट, मतलब आपका यहाँ पे करंट आ गया, यहाँ पे वोल्टेज आ गया, और एक कितना हो गया, कुछ एंगल। तो एक्चुअली अगर हमें 180 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखो 90 ले नहीं सकते, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 90 ले नहीं सकते। अगर 90 का फेज शिफ्ट क्रिएट हो जाता, तो हमें सिर्फ दो आरसी लेना पड़ता। तो इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा, तीन लेना पड़ेगा। और तीन में एक कितने का करना पड़ेगा, एक कितने का, फिर एक आरसी कॉम्बिनेशन से कितने का कराना पड़ेगा, 60 का। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, और टोटल कितना हो जाएगा, 180। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो मतलब यहाँ पे ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है, ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, टोटल बोलो, टोटल कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, 180 का। और ये जो ऊपर वाला नॉन सॉरी ऊपर वाला इन्वर्टिंग है, ट्रांजिस्टर से जो बना है एम्पलीफायर, वो कितने का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, 180 का, 180 का। और जो टोटल 180 ए और हमारा कितना हो चुका है, 360, एंड इट विल वर्क एज अ ऑस्किलेटर। तो क्या पहला, अभी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे काइंड ऑफ फीडबैक नेटवर्क। दिस इज नोन एज फीडबैक नेटवर्क। क्लियर? तो दिस इज आरसी आरसी आरसी, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पे चाहे तो लिख लेना, और बाकी तो तुम खुद समझदार हो। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे लैंग्वेज में लिख लेना, अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, phase shift of 180 degree is produced by the transistor amplifier. Phase shift of 180 degree is produced by transistor amplifier, and further phase shift of 180 degree, and further phase shift of 180 degree is produced by the RC network, is produced by the RC network. ठीक है, is produced by the RC network. Clear? तो this is what, this is your RC phase shift oscillator, जिसमें हमने क्या किया, इस इन्वर्टिंग मोड से 180 डिग्री का किया, एंड इस आरसी नेटवर्क से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस किया, 180 प्लस 180 दैट इज 360, एंड दिस नेटवर्क विल वर्क एज अ ऑस्किलेटर। क्यों? क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, बर्कसन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। क्या था बर्कसन क्राइटेरिया, लूप गेन अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, या फिर एंगल या फेज डिफरेंस ऑफ लूप गेन इज व्हाट, 0 या 360 डिग्री। अब एम्पलीफायर है, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से बना रहे हैं, तो इसलिए हम वहां पे 180 के लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट आरसी रखेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर। ठीक है, एक दो पेज का डेरिवेशन करने के बाद ये आता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर से बस लिखवाऊंगा। तो अब यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई
RC √6, 1/2 पाई RC √6। ठीक है, तो इसको लिख लेना। सारे फ्रिक्वेंसी तुम्हें याद रखनी है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी जो 31 का पेपर हुआ था उसमें भी डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी से फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया था कि कौन सा था, शायद हर्टली का था क्या, उसमें पूछ लिया था फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी हम याद रखेंगे। तो 2 पाई RC √6 पहले का याद हो जाना चाहिए। देखो 1/2 पाई तो सब में आने वाला है, 1/2 पाई तो सब में आने वाला है। बात रही अभी RC फेज शिफ्ट की, तो RC √6, RC √6। ठीक है, ओके। 6 + 4 के क्या बोल रहे हो अभी? हाँ, RC √6 में है। हाँ, मतलब 1/2 पाई RC √6। ये सिर्फ 6 अंडर रूट में है, बाकी कुछ नहीं है अंडर रूट। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक और टर्म आता है, द फीडबैक फैक्टर बीटा। फीडबैक फैक्टर बीटा, तो बीटा जब आप डेरिवेशन करते तो उसी में रास्ते में आता 1/1-5/ω²R²C²। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। फीडबैक फैक्टर क्या आता, 1/5/ω² × R² × C²। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस इक्वेशन को ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या अपन? ओमेगा में क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC √6। कोई दिक्कत किसी को? ओमेगा की जगह 2 पाई कर दिया, 2 पाई को उधर ले गए, ओमेगा हो गया। किसी को कोई समस्या? जल्दी बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? 1/2, देखो 2 पाई को उधर ले गए तो 2 पाई इक्वल टू व्हाट, ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R²C² × 6। या फिर यहां से क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 1/ω²R²C²। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ध्यान दो, देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आया हुआ है बीच में डेरिवेशन में, जब हम करते लंबा चौड़ा सा मैट्रिक्स बनता, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो मैं उसमें आपको ले नहीं जाना चाह रहा। ठीक, तो 1/1 - 5ω² R²C²। देखो इतना कराने से तुम्हें डाटा तो याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बस देखते चलो। तो यहां पे अभी हमें ω²R²C² की वैल्यू हमने क्या रखी, देखो 1/, तो क्या हो जाएगा, 1/1 ω²R² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 देखो 5, अभी इंटू क्या हो जाएगा 6। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यार 1/ω²R²C² इक्वल टू 6 ना। 1/, यहां पे देखो 1/ω²R²C² की वैल्यू 6। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 1/1 - 30 या फिर -1/29। अगर किसी ने क्वेश्चन लगाया होगा तो ये 29 बार बार डाटा में आता रहता है। तो 1/1/29। तो बीटा की वैल्यू फीडबैक फैक्टर फॉर व्हाट, आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर
इज इक्वल टू -1/29। अब एक बात समझो, अब यहाँ पे अच्छा ए माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज शिफ्ट कितने का है, 180 डिग्री का। ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 180 डिग्री का। बाकी का 180 आरसी की वजह से आ जा रहा है, दैट इज ओके, ठीक। या फिर ऐसे समझ लो, ये बीटा क्या था, व्हाट इज बीटा, भी नॉट, सॉरी नहीं, भी एफ अपॉन भी नॉट, याद आया, भी एफ अपॉन भी नॉट। फीडबैक आउटपुट पे फीडबैक होता है, इनपुट पे आउटपुट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट विच आर इंट्रोड्यूस्ड एट द इनपुट, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो बीटा था, ये जो बीटा किसकी वजह से आया, किस सर्किट की वजह से, इसकी वजह से आया, दिस इज द बीटा ना, ये बीटा वाला पोर्शन है ना। तो ये बीटा कितने डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट कर रहा था, 180 डिग्री का, तो इसलिए माइनस तो आना ही था। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट कर रहा है तो माइनस तो आना ही था। क्लियर हो रहा है, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली किसकी बात कर रहा, बीटा की बात कर रहा, ठीक है, ओके। तो बीटा की वैल्यू इतनी होगी। अब आपको पता है बर्कसन क्राइटेरिया क्या होता है, ए बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा, और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है, -29, -29। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप चाहते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप चाहते हो कि ऑस्किलेशन प्रोड्यूस हो, तो व्हाट शुड बी द गेन ऑफ एम्पलीफायर, 29। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, गेन ऑफ द एम्पलीफायर मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन, नहीं माइनस नहीं, माइनस तो बस वो बता रहा है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, माइनस तो बस ये बता रहा है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो ये जो है, इसका गेन जो है ट्रांजिस्टर का कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 29। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ए की वैल्यू ग्रेटर देन है 29। अब ए की वैल्यू निगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि वो भी तो नॉन इन्वर्टिंग है, क्योंकि वो भी तो क्या है, नॉन सॉरी वो भी तो इन्वर्टिंग है, तो इन्वर्टिंग की वजह से माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन करके लिख लो, एम्पलीफायर गेन मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 29। ये डेरिवेशन कराने का फायदा क्या, जैसे तुम 29 देखोगे तुम्हें सारा कुछ फेज amplifier gain must be equal or greater than 29 to compensate for the attenuation of RC network। आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, यहां पे amplifier gain must be equal or greater than 29 to complete for the attenuation of RC network, ठीक है। ग्रेटर देन क्यों ले रहे हैं, ग्रेटर देन क्यों ले रहे हैं, ताकि जो आर की वजह से थोड़ा बहुत एटूनेशन हो, थोड़ा बहुत ड्रॉप हो, वो क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, वो क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए।
तो दिस इज RC फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन हमें पता चल चुका है, सारे कुछ चीजें पता चल चुकी है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में लिखो इट कैन बी यूज्ड और बाद में कहोगे कि सर मशीन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। It can be used to produce very low frequency. It can be used. It can be used to produce very low frequency. Next, circuit provide very good stability. Circuit provide good stability frequency. Circuit provide good frequency stability. It can be used to produce very low frequency. Next, circuit provides good frequency stability. Good frequency stability का मतलब कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आपको प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब चला रहे हो तो कभी 50 हर्ट्ज हो गया, कभी 60 हर्ट्ज हो गया, मतलब इस तरीके से नहीं देगा। ठीक है, अब इसका एक एडवांटेज ये है कि इट डज नॉट रिक्वायर इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। It can be used to produce very low frequency. Circuit provide good frequency stability. It does not require inductor or transformer. ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि स्मॉल आउटपुट मिलता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसकी वजह से लॉसेज होंगे। तो सर्किट गिव्स स्मॉल आउटपुट। Circuit gives small outputs। ठीक है, एंड एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? हाँ, यहाँ डिसएडवांटेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हो? यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी, यूज्ड only for low frequency because of bandwidth limitation। Because of bandwidth limitation। Advantage, disadvantage, use only for low frequency because of bandwidth limitation। तो अब कोई बोले कि यूज कहां तक किया जाता है, ये भी बता दो। तो चाहे तो आगे लिखो, कुछ नोट पॉइंट करके लिख लो, छोड़ो नोट पॉइंट करके लिखो। पहला, आरसी फेज शिफ्ट, सारी लाइनें लिख लेना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर are used
are used for audio ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक थी, जल्दी बताओ। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक थी जो आप सुन सकते हो? आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर यूज फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, वो कहां से कहां तक थी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, पहले बता दिया था। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ये तुम्हें रेजोनेंस में बता दिया था मैंने कि एनर्जी स्टोर डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड। तो आप बताओ, ये जो सर्किट है इसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा या लो होगा? सोच समझ के आंसर देना। हाई होगा या लो होगा क्वालिटी फैक्टर इन कंपेयर टू एलसी? इन कंपेयर टू एलसी हाई या लो? अब जिसको रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन याद है वो बता सकता है। एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड। अब बताओ किसमें एनर्जी डिसिपेटेड ज्यादा होएगा? ऑब्वियस बात है आरसी में, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होएगा? लो होएगा। एंड एंड इट इट विल बी इन मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर की मिनिमम वैल्यू स्टार्ट ही होती है 10 से। ठीक है, वरना फिर उस सर्किट का क्या मतलब? देखो, जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर मतलब उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है किसमें? कैपेसिटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर RC phase shift oscillator can't be designed for dynamic range of frequency. Can't be designed for dynamic range of frequency. RC phase shift oscillator can't be designed for dynamic range of frequency. अभी आप बताओ, आरसी के बारे में जितनी पॉइंट्स मैंने बताई, क्या ये सारे क्लियर हैं? आरसी फेज शिफ्ट के बारे में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, क्या ये सारे क्लियर हैं? इसमें JSDO लेवल तक, इवन गेट लेवल तक, इससे आगे आपको कुछ नहीं आना। समझ लो, गेट लेवल तक का बोल रहा हूं मैं। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर के बारे में क्या क्या था, सारा कुछ 180 बीटा की वैल्यू एंड ए की वैल्यू कितनी होगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड देन आपका नोट्स पॉइंट जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कितना तक यूज होता है। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज वेन ब्रिज ऑस्किलेटर। वेन ब्रिज ऑस्किलेटर। अब यहां पे एक चीज समझो, वहां पे आप आरसी नेटवर्क, कितने आरसी नेटवर्क लिए थे बताओ? वहां पे आपने कितने आरसी नेटवर्क लिए थे? 3। 3। ठीक है। यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे होने वाला है 2 स्टेज आरसी कपल्ड, 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर to provide good stability, to
provide good stability, ठीक है, एट इट्स रेजोनेंस। अच्छा, इसके पहले वाले में चलो नहीं, टू प्रोवाइड गुड स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, इसका पहले नेटवर्क बना देते हैं, तो तुम्हें चीजें थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाए। आपको ये सब डायग्राम रटना नहीं है, याद रखना। ऐसा नहीं कि मतलब डायग्राम बना के प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली बस हल्का हल्का थोड़ा बहुत सबके बारे में जान लेना बस। तो एक आरसी नेटवर्क ये है और एक आरसी नेटवर्क ये यहां पे। दो आरसी नेटवर्क हैं आपके पास, तो यही बोला टू कपल्ड आरसी नेटवर्क, टू कपल्ड आरसी नेटवर्क, ठीक है। तो अब देखो, अब कोई पूछे, अब जैसे तुमसे अगर कोई पूछ ले कि सीरीज आरसी एंड पैरेलल आरसी दोनों किसमें कौन से सर्किट कौन से ऑस्किलेटर में होते हैं, तो व्हाट इज द आंसर? वेन ब्रिज। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए क्या था, ए कौन सा आरसी सर्किट है? सीरीज आरसी सर्किट। ए कौन सा आरसी सर्किट है? पैरेलल आरसी सर्किट। तो सीरीज आरसी एंड पैरेलल आरसी, दिस इज सीरीज आरसी एंड दिस इज पैरेलल आरसी, ठीक है। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम पता है क्या बोलते हैं? फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क, ठीक है, ओके। तो R1 C1 R2 C2। अब वहां पे जो मैंने लिया था, क्या अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग कैपेसिटर लिया था क्या? जो पहला वाला था, क्या उसमें मैंने अलग अलग रजिस्टर और अलग अलग कैपेसिटर लिया था? बोलो। R1 कहां ले लिया था यार? ऐसा लिखा था क्या? R1 C1 R2 C2 R3 C3 ऐसा लिखा था क्या मैंने? वहां पे तो सिंपली आरसी 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 कर दिया यार, सब सेम फेज डिफरेंस क्रिएट कराना था हमने, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने तो इक्वल ही लेना था ना, ठीक है। तो अब वहां पे फेज, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन आएगा, ए आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट R1 C1 R2 C2, याद रहेगा। इसके पहले वाले में क्या आया था? आरसी बाहर चला जाता था, अंदर क्या आया था? अंडर रूट। जल्दी बोलो, अंडर रूट क्या आया था आरसी फेज शिफ्ट में? अंडर रूट 6। तो 2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। This is the frequency of oscillation for what? Vein bridge oscillator,
ठीक है। तो देखो यहां पे जैसे वहां पे बीटा कैलकुलेट किया था, यहां पे जब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं तो बीटा की वैल्यू आती है 1/3, 1/3। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सॉरी गेन, एम्पलीफायर गेन। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। जिस तरह उसमें 29 था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 29, इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। क्लियर। अब अगर अगर ऐसा बोल दिया जाए कि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सीरीज एंड पैरेलल के सीरीज एंड पैरेलल आरसी नेटवर्क के कंपोनेंट सेम हैं, मतलब क्या कि इफ R1 is equal to R2 and C1 is equal to C2 and this is equal to R and this is equal to C, तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 1/2 पाई। अब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, सबको समझ में आ रही बात, इक्वल टू R एंड C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, 1/R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो ए आर स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/RC, 1/2 पाई RC। ठीक है, 1/2 पाई RC। अगेन अगेन आप बताओ, जैसे कि होता है ना कि इसमें भी आप बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिखना यहां पे, पहले तुम 2 पॉइंट लिखो। क्या क्या, पहले यहां तक लिख लो फिर बात करो, पहले टोटल कंप्लीट करो फिर बात करो। वेन ब्रिज ऑस्किलेटर के लिए 2 आरसी कपल्ड यूज किए जाएंगे, एक सीरीज आरसी एक पैरेलल आरसी, एक सीरीज आरसी और एक पैरेलल आरसी। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, एनीवन? दिस इज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग? ऑन वर्टिंग क्या होता है यार? अब बताओ, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग? यार इन्वर्टिंग कब होगा, जब निगेटिव पे सप्लाई दोगे। निगेटिव पे सप्लाई है क्या, क्या निगेटिव पे सप्लाई है? वो तो अर्थ है ना यार, देखो निगेटिव टर्मिनल पे अर्थ है, सप्लाई नहीं है। कहोगे सर सप्लाई तो इधर भी नहीं है, तो सप्लाई नहीं एक्चुअली, देखो जो एम्पलीफायर होता है, समझना जरा, एक छोटा सा पॉइंट है एक्चुअली। कहने को है कि हम कोई सर्किट कोई मतलब ऑस्किलेटर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, बट एक्चुअली फैक्ट इज दैट आपको एम्पलीफायर चलाने के लिए, एम्पलीफायर किससे बना होता है, जल्दी बोलो, एम्पलीफायर किससे बना होता है? ट्रांजिस्टर से। एम्पलीफायर किससे बना होता है? ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए बेस करंट चाहिए, और बेस करंट के लिए क्या चाहिए, डीसी चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं दे रहे हम, यार एम्पलीफायर तो ऑपरेट करेंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट क्या देगा आपका, ऑस्किलेटर देगा। मतलब ये पूरे सिस्टम को ऑस्किलेटर बोल रहे हैं। तो ऑस्किलेटर, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि ऑस्किलेटर को भी क्या चाहिए होता है, डीसी इनपुट पावर। ऐसा नहीं है कुछ नहीं दिया जाता यार, ऑपरेट करने के लिए तो चाहिए ना, ऑपरेट करने के लिए तो चाहिए। जैसे जैसे मल्टी वाइब्रेटर एंड स्किमिक ट्रिगर में क्या होता था, आप सिग्नल देते थे, एसी सिग्नल देते थे कन्वर्ट करने के लिए, और डीसी सिग्नल देते थे ऑपरेट करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एसी सिग्नल देते थे कन्वर्ट करने के लिए, और डीसी सिग्नल देते थे ऑपरेट करने के लिए। बट यहां पे आप एसी सिग्नल वाला नहीं दे रहे हो,
तो काइंड ऑफ इनपुट नहीं दे रहे हो, बट उसको चलाने के लिए तो डीसी पावर दे रहे हो। तो अब यहाँ पे जो डीसी पावर का यूज है एक्चुअली किसके लिए है? ये जो आरसी नेटवर्क देख रहे हो ना आप, यहाँ पे इस कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर नेटवर्क, दिस इज योर नेटवर्क, जहां पे आप सप्लाई, तो यहाँ पे देखो इस मतलब ये एनर्जाइज्ड है, ये आरसी नेटवर्क ये क्या है? एनर्जाइज्ड है। तो इसका यहाँ पे टर्मिनल जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, मतलब कितने का फेज शिफ्ट क्रिएट कर रहा है? जल्दी बोलो, कितने का फेज शिफ्ट क्रिएट कर रहा है? नॉन इन्वर्टिंग कितने का करता है? 0 डिग्री। नॉन इन्वर्टिंग कितने का करता है? 0 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों को मिलके कितने का करना पड़ेगा? इन दोनों को मिलके भी कितने का करना पड़ेगा? या तो 0 डिग्री या तो 360 डिग्री। बस ऑब्वियस बात है, 0 ही कर पाएगा, 360 का तो कोई चांस है नहीं। तो इसलिए एक सीरीज में एक पैरेलल में, अगर ये दोनों या तो दोनों सीरीज में होते या तो दोनों पैरेलल में, तो क्या ये पॉसिबिलिटी मिल पाती? अगर ये दोनों ही सीरीज में होते या दोनों ही पैरेलल में होते तो क्या पॉसिबिलिटी मिल पाती? तो नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो फीडबैक नेटवर्क है कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 0 का। और नॉन इन्वर्टिंग कितने का कर रहा है? 0 का। तो इन दिस वे वी कैन गेट अ जीरो फेज शिफ्ट फ्रॉम द वेन ब्रिज ऑस्किलेटर। क्लियर है पॉइंट? यार और जगह भी बारिश हो रही है या फिर सिर्फ हमीरपुर में बारिश हो रही है? कल से ही हो रहा है। पूरे हिमाचल में लग रहा है। हाँ कल से ही है, कल शाम से। शिमला, अब समझ में आ रहा है हिमाचल को हिमाचल क्यों करते हैं। यूपी साइड लोग गर्मी से परेशान है, यहाँ पे बारिश हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स लिखो कुछ। वोल्टेज गेन मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3। लिखो। इस बार तो हो ही नहीं रही। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो। वोल्टेज गेन लिख लेना, नहीं बाद में पछताओगे। रजाई में हो ठीक है, लेकिन लिख लेना। वोल्टेज गेन मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3 to start oscillation. Voltage gain must be equal to or greater than 3 to start oscillation. Voltage gain must be equal to or greater than 3 to start oscillation. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट। It cannot be used. It cannot be used to generate. It cannot be used to generate very high frequency. It cannot be used to generate very high frequency. अच्छा, ए लिखवा दिया था कि टू ए अनिल कटवाल, क्या ये लिखवा दिया था कि 2 आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज होते हैं? बोलो, 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज होते हैं, ये लिखवा दिया था हमने। क्लियर? तो अब इसमें भी, अब ये जो आरसी वेन ब्रिज ऑस्किलेटर है, वेन ब्रिज ऑस्किलेटर, अच्छा लिखवा था, सॉरी। तो 2 स्टेज आरसी कपल्ड पहले ही लिखवा दिया था। और ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो ए भी क्या करेगा? 0 फेज शिफ्ट क्रिएट करेगा। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 1/2 पाई R1 C1 R2 C2। उसके बाद बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/3
एंड अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव आया हुआ है, इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे पॉजिटिव आया है, इससे क्या पता चलता है फीडबैक नेटवर्क कितने डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट कर रहा है, फीडबैक नेटवर्क कितने डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट कर रहा है, 0। क्लियर है सबको बात। फेज शिफ्ट कितने, अगर यहाँ पे निगेटिव आया होता तो कितने का कर रहा होता, तो 180 का कर रहा होता। तो पिछले वाले में जब हमने आरसी फेज शिफ्ट पढ़ा था तो वहां पे कितना आया था बीटा की वैल्यू, जल्दी बोलो, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर द आरसी, नॉट 29, नॉट 29, -1/29, याद करो। ए की वैल्यू -29 आई थी, समझ रहे हो। अब देखो किसी को अगर रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, तो आप बताओ व्हाट इज द फीडबैक फीड मतलब व्हाट इज बीटा, आउटपुट का वो फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन जो आप इनपुट को दे रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है आउट बीटा के लिए आउटपुट बड़ा होगा या इनपुट, जल्दी बोलो, बीटा के लिए आउटपुट बड़ा होगा या इनपुट, ऑब्वियस सी बात है इनपुट ना यार। अरे नहीं समझे क्या, रुको, देखो यहां पे कहां गया, यहां पे आ जाओ, एक देखो, ए तुम्हारा क्या था, एम्पलीफायर था, तो एम्पलीफायर एम्पलीफाइड कर रहा है, तो मतलब ए आपका आउटपुट क्या होएगा, बड़ा होएगा यहाँ पे, बट ए बीटा है, तो मान लो जैसे यहाँ पे 10 आया, इसका एम्पलीफायर था 10, तो ए कितना हो गया 100। अब यहाँ पे 100 है, तो इसका बीटा की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1/100, ताकि इसका कितना जाए, सिर्फ 1 जाए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। So this is the value of A and this is the value of B. This is the value of beta. तो A की वैल्यू, the value of A should be greater than 1, ताकि क्या करे, एम्पलीफाई करे, बट द वैल्यू ऑफ बीटा शुड बी लेस देन 1। क्यों, क्योंकि हमें फीडबैक में थोड़ा सा फ्रैक्शन चाहिए ना, वी नीड ओनली फ्रैक्शन, नॉट द कंप्लीट वन। क्या ये बात क्लियर है सबको। फीडबैक के लिए आप फ्रैक्शन दोगे ना, जैसे आपको किसी टीचर ने डेमो दिया, तो आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे जैसे होता पूरे के पूरे जब से आप वो करोगे, पूरा लेक्चर नहीं लगाओगे, पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करोगे, तब तक आपका डेमो ही चल रहा है। सैंपल के लिए तो एक लेक्चर ही काफी है ना यार, मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा थोड़ा सा पोर्शन ही सफिशियंट है आपको फीडबैक देने के लिए। इन आउटपुट का वो पोर्शन जो आप बैक टू द इनपुट देते हो, दैट इज नोन एज फीडबैक, सो दैट सिस्टम कैन स्टेबल इटसेल्फ। क्लियर। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, विच सिस्टम इज मोर स्टेबल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है निगेटिव। ये हमने सारी बातें डिस्कस करी हुई है, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया था डन। ये तुम्हारा आरसी फेज शिफ्ट, देन वेन ब्रिज। तो वेन ब्रिज अगेन यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी, लिखवा दिया, मतलब इट कैन नॉट जनरेट फ्रीक्वेंसी एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका भी वही है, इसका भी ऑडियो रेंज ही है, मतलब 20 हर्ट्ज से कितना, 20 हर्ट्ज से कहां तक, 20 किलो हर्ट्ज। तो अभी आप मुझे ये बताओ, ये जो आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर था, क्या इसके दोनों टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, जल्दी बोलो। आरसी के दोनों टाइप, वेन ब्रिज एंड आरसी फेज शिफ्ट, दोनों अच्छे से क्लियर हो गए। यूज कब करना है, डायग्राम स्ट्रक्चर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है एंड ए की वैल्यू क्या है, सो दैट
अगर ए की वैल्यू लेस देन 3 रखी तुमने, तो क्या ए एज ए ऑस्किलेटर काम करेगा? बोलो। अगर ए की वैल्यू मतलब वोल्टेज गेन की वैल्यू अगर तुमने लेस देन 3 रखी, तो क्या ये एज ए ऑस्किलेटर काम करेगा? तो आंसर ही नो। एंड अगर आपको इसमें क्या बोलते हैं, आरसी फेज शिफ्ट में एज ए ऑस्किलेटर उसको वर्क कराना था, तो आपको कितना देना था गेन की वैल्यू? जल्दी बोलो। गेन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आरसी फेज शिफ्ट में व्हाट शुड बी 229। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कितना? 29। ठीक, ओके। अगेन वहां पे ए की वैल्यू क्या आई थी? -29। बट ये माइनस क्या बता रहा था? ये माइनस क्या बता रहा था कि हमारा जो एम्पलीफायर सर्किट है उसका गेन क्या है? इनवर्ट, मतलब वो कितने का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है? 180 डिग्री का। वो कितने का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है? 180 डिग्री का। 180 का उसने किया, 180 का आरसी नेटवर्क ने किया। इसमें 0 डिग्री नेटवर्क एम्पलीफायर ने किया, 0 डिग्री ही इस नेटवर्क ए वाला नेटवर्क भी कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं एलसी ऑस्किलेटर। एलसी ऑस्किलेटर, एलसी ऑस्किलेटर। ठीक है, एलसी ऑस्किलेटर को और क्या बोलते हैं मैंने बताया था? एनीवन? एलसी ऑस्किलेटर को और एक नाम से और बोला जाता है, ट्यून्ड एलसी सर्किट। ट्यून्ड मतलब समझ रहे हो? ट्यून्ड मतलब काइंड ऑफ रेजोनेंस करा रहे हो आप। ट्यून्ड मतलब रेजोनेंस करा रहे हो आप। रेजोनेंस में क्या सोर्स, क्या नेटवर्क सप्लाई से कोई एनर्जी या कोई पावर लेता है? अगर एलसी की बात करें तो बोलो। अगर रेजोनेंस पढ़ाया हुआ है ना, अगर ये एल ए सी है और ए आपका एल है, तो अगर रेजोनेंस होगा तो क्या ए कोई नेटवर्क मतलब सप्लाई से कोई एनर्जी ले रहा होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं ले रहा होगा। ठीक है, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होता तो क्या करता? फिर हाँ, एक दूसरे को ही सप्लाई देंगे, बट वो वहां से नहीं लेंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस होता, और यही वजह है कि पूरा का पूरा वोल्टेज सप्लाई किसके क्रॉस हो जाता? रजिस्टर के क्रॉस हो जाना था। ठीक है, तो अब इस अच्छा, जो तुम्हारा एलसी का वेवफॉर्म होगा, जो तुम्हारा एलसी होगा उसका वेवफॉर्म कैसा होगा? देखो, दो चीजें होती है, एक होता है अंडर डैम्ड, ध्यान से सुना मेरी बात को। एक होता है अनडैम्ड, एक होता है अंडर डैम्ड, एक होता है ओवर डैम्ड। एक होता है अनडैम्ड, एक होता है अंडर डैम्ड, और एक होता है ओवर डैम्ड। कुछ समझो। अगर प्योर एलसी है, प्योर एलसी है, तो उसे बोलते हैं अनडैम्ड। अनडैम्ड मतलब प्योर ऑस्किलेशन। अनडैम्ड मतलब कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उस वेवफॉर्म को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। सारी चीजें, मतलब आप एक पेंडुलम लेके वैक्यूम में चले जाओ, आप एक पेंडुलम लेके कहां पे चले जाओ? वैक्यूम में चले जाओ, तो समझ जाओ कौन सा सिस्टम है? अनडैम्ड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर वैक्यूम में आप पेंडुलम घुमाओगे तो क्या पेंडुलम कभी रुकने वाला है क्या? बोलो। वैक्यूम में ऐसे पेंडुलम लिया, वैसे छोड़ दिया, एक साइड छोड़ दिया, तो क्या कभी वो रुकेगा? क्यों? क्योंकि वहां पे डैम्पिंग फोर्स नहीं है, क्योंकि वहां पे डैम्पिंग फोर्स नहीं है। बट यहां पे रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे डैम्पिंग फोर्स है। व्हाट इज द डैम्पिंग फोर्स हियर? व्हाट इज द डैम्पिंग फोर्स हियर? एयर फ्रिक्शन। यहां पे एयर फ्रिक्शन है ना, तो वहां पे बताओ आपका जो ऑस्किलेशन होगा इस अर्थ पे, ए वैक्यूम में है, अब जो ऑस्किलेशन होगा अर्थ पे, स्टार्टिंग में क्या होएगा?
बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और थोड़ी देर में बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट अंडर डैम्प। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? एंड ओवर डैम्प इज अ हाइपोथेटिकल, ओवर डैम्प इज अ हाइपोथेटिकल कि जीरो से स्टार्ट होगा और आपका डैम्पिंग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दिस इज ओवर डैम्प, दिस इज अनडैम्प। यहां पे जीटा की वैल्यू है जीरो, यहां पे जीटा की वैल्यू 1 से लेके 0 से ज्यादा है, यहां पे जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आप बताओ यहां पे जो ट्यून्ड एलसी सर्किट है, यहां पे जो ट्यून्ड एलसी सर्किट है, एक किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड या ओवर डैम्प्ड? किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एलसी ऑस्किलेटर आपको क्या प्रोवाइड कराना, ऑस्किलेशन प्रोवाइड कराना ना। तो प्योर साइनोसॉइडल कहां से मिल रहा है, साइनोसॉइडल कहां से मिल रहा है, इस कैटेगरी से। बाकी में साइनोसॉइडल मिल रहा है क्या? वो तो खत्म हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद। मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पोर्शन, अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड। तो काइंड ऑफ दिस इज कंट्रोल सिस्टम, उस पर अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो एलसी नेटवर्क, ट्यून्ड एलसी नेटवर्क की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक पहले मैं एलसी नेटवर्क ऑब्वियस सी बात है क्या क्या कंसिस्ट करेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं एक जनरल वेवफॉर्म बनाऊं, अच्छा अभी बताओ एलसी नेटवर्क कितने टाइप के थे, जो ऑस्किलेटर थे एलसी ऑस्किलेटर, वो कितने टाइप के थे, जल्दी बोलो, वो कितने टाइप के थे? 3, ओके। मतलब वैसे तो 2 हैं बट उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो हार्टली एंड कोलपिट्स एंड क्लैप। तो कोलपिट्स का अपग्रेडेड वर्जन है क्लैप। ठीक है, तो मेन क्या है आपके, हार्टली एंड कोलपिट्स। ठीक है, अब ये जो डायग्राम बन रहा है ये जनरल डायग्राम है, इसी जनरल डायग्राम, इसी में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, वी विल गेट हार्टली। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, वी विल गेट कोलपिट्स। क्लियर? दिस इज व्हाट एम्पलीफायर, दिस इज व्हाट एम्पलीफायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज, अब ये जो नेटवर्क है, ध्यान से सुनना इस बात को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को आपने क्या करना है, यहां पे एक इंपीडेंस लगाया, यहां पे एक इंपीडेंस लगाया, अगेन एक इंपीडेंस लगाया। ध्यान सुनना, बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे अगेन एक क्या लगा आपने, Z1, और एक अगेन क्या लगा आपने, Z2, एंड देन यहां पे एक Z3। अच्छा ये Z1 Z2 Z3 ये क्या हो सकता है, इट मे बी रेजिस्टिव, इट मे बी इंडक्टिव, इट मे बी कैपेसिटिव। ठीक है, मतलब कुछ भी, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल, फिलहाल तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज Z1, दिस इज Z2 एंड दिस इज Z3, और यहां पे कर दिया हमने क्या, ग्राउंड। यहां पे हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। ठीक है, अब यहां पे ये क्या था, ये तुम्हारा क्या था, V0, ये तुम्हारा क्या है, V0, और ये क्या है तुम्हारा फीडबैक। दिस नेटवर्क इज व्हाट, इस नेटवर्क को आप क्या बोलोगे, इस नेटवर्क को आप क्या बोलोगे, फीडबैक नेटवर्क। क्लियर है? इस नेटवर्क को आप क्या बोलोगे,
फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, फीडबैक नेटवर्क में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अच्छा, यहां पे याद रखना Z1 एंड Z2 जब भी रहेंगे किसके रहेंगे, सेम टाइप के रहेंगे, एंड Z3 आपका अपोजिट टाइप का रहेगा। वो अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, अपोजिट टाइप का रहने वाला है। ठीक है, अब एक और, अब यहां पे देखो, अगर अगर यहां पे मैं दोनों चीजों को समझा देता हूं, तुम्हें दो चीजें पता है, एक हार्टली एक कोलपेट्स, ध्यान समझना। अगर अगर ये तुम्हारा हार्टली है, अगर ये तुम्हारा हार्टली है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा हार्टली है तो Z1 एंड Z2 दैट विल बी इंडक्टिव नेचर, मतलब, और Z3 क्या होएगा, कैपेसिटिव। अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर कोलपिट्स है, अगर कोलपिट्स है तो Z1 एंड Z2 दैट विल बी कैपेसिटिव या फिर कैपेसिटर, एंड Z3 विल बी इंडक्टर, Z3 विल बी इंडक्टर। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैंने तुम्हारे सामने एक सर्किट बना दी, अगर मैंने अभी तो तुम्हें जनरल मैंने बताया, अभी तो तुम्हें मैंने जनरल बताया, अब हम आते हैं डायग्राम पे। तो अगर ये डायग्राम मैंने आपके सामने जो बनाया हुआ है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, यहां पे आ जाओ। तो ये चीज आपको फीडबैक नेटवर्क की बात कर रहे हैं अपन, फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक नेटवर्क, आप मुझे बताओ, ये जो डायग्राम, ये जो आपका क्या बोलते हैं सर्किट बन रहा है, ये जो आपका सर्किट बन रहा है, ये कौन सा सर्किट है, बोलो, ये कौन सा सर्किट है, हार्टली या फिर कोलपिट्स? कौन सा है, हार्टली, ठीक है। तो दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज सिंपली C, दिस इज सिंपली C, ये हो गया आपका हार्टली। और बहुत ही आसान है, इसका फ्रीक्वेंसी याद रखना, अभी मैं बताता हूं। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड आप प्लस को कर दो ग्राउंडेड। आप बताओ ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जल्दी। प्लस को हमने ग्राउंड किया हुआ है, सो दिस इज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, प्लस को ग्राउंड किया हुआ है, इन्वर्टिंग होगा ना, क्योंकि प्लस तो ग्राउंड है। जब सप्लाई प्लस पे होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। सो सिस्टम इज इन्वर्टिंग, मतलब ये फेज शिफ्ट कितने का क्रिएट कर रहा होगा, ए कितने का कर रहा होगा, ए कितने का कर रहा होगा, 180 का। और ऑब्वियस सी बात है ए भी कितने का कर रहा होगा, 180 का। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है। इन द सेम मैनर अगर मैंने यहीं पे तुम्हारा क्या बना दिया, अगेन सब कुछ सेम रखा, सब कुछ सेम रखा, सिंपली क्या अलग बना रहा हूं, ध्यान दो, मैंने दोनों को क्यों कंपेयर एक साथ लेके क्यों चल रहा हूं, ताकि कंपैरिजन के साथ आपके दिमाग में हमेशा के लिए अच्छे से सारी चीजें फीड हो जाएंगी, और फ्रिक्वेंसी तो ऐसे याद हो जाएगी कि आप गलती से भी चाह के भी नहीं भूलोगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अभी तक दोनों की फ्रिक्वेंसी आपको अच्छे से याद हो चुकी होगी। क्यों, रीजन ये है कि आपको डायग्राम याद हो चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको डायग्राम याद हो चुके हैं, इसलिए आपको वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ओके। और इसको यहां पे देखो,
तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या लगाना हमने, कैपेसिटर। दिस इज C1, दिस इज C2, this is C1 and this is C2, and in this branch that is inductor, that is inductor। और आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, this is C1, this is C2, this is L। देखो जो एलिमेंट अकेला है उसको तो सिंपली लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, क्लियर। तो ये आपका कौन सा हो गया, हर्टली, एंड दिस इज कोलपिट्स। तो अब अगर आपको याद करना है कि किसमें हर्टली, किसमें दो कैपेसिटर थे, किसमें दो कैपेसिटर थे और किसमें एक कैपेसिटर, तो सिंपल आप ऐसे याद कर लो, जैसे कोलपिट्स है, कोलपिट्स, तो ये जो C है, C विल इंडिकेट यू कि इसमें कौन डोमिनेटिंग है, कैपेसिटर, मतलब दो कैपेसिटर है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो चलिए बताओ, अगर आपको ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि किसमें दो कैपेसिटर थे, किसमें दो इंडक्टर थे, तो आप ये चीज तो ध्यान दे सकते हो ना, कोलपिट्स में C आ रहा है तो C मतलब C डोमिनेटिंग, दैट इज दो आपके कैपेसिटर लगे होंगे। बाकी अगर आप अपने तरीके से जैसे भी याद कर सकते हो याद करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके। द मेन कंसर्न इज, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। तो देखो यहां पे आ जाओ, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे तुम्हें बता देता हूं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई, रेजोनेंस पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस तुम्हें याद है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट, जल्दी बोलो, अंडर रूट LC, LC। तो यहां पे क्या लिखना है आपने, यहां पे क्या लिखना है, L इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। क्या याद हो चुका, LC यार, LC मतलब रेजोनेंस, तुम्हें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, LC मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस मतलब 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C। आगे बढ़े हम, अब आ जाए फॉर्मूले पे, जल्दी बोलो, आ जाए फॉर्मूले पे। अब हर्टली का देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब यहां पे देखो, 1/2 पाई अंडर रूट L इक्विवेलेंट। अब बताओ L किस में है, सीरीज में है पैरेलल में, बोलो L किस में है, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में कैसा हो जाएगा L इक्विवेलेंट, L1 प्लस L2। और कैपेसिटर क्या दो है क्या, एक ही है ना, तो सिंपली क्या हो गया C। क्या मेरी बात सबको क्लियर होगी, क्या ये आपने रटना है क्या, बताओ यार। 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू C। इधर आ जाओ, अब इधर का तुम खुद से बता सकते हो, F इजक्वल टू 1/2 पाई, F इजक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L कितना है, L इक्विवेलेंट, L एक ही है ना, L तो एक ही है। अब बताओ C इक्विवेलेंट इन सीरीज, यहां पे देखो सीरीज में है, बट जुड़ता कैसा है, जुड़ेगा कैसा, पैरेलल की तरह। तो पैरेलल में क्या होता है, AB अपॉन A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट्स इट। इसके आगे कुछ है ही नहीं यार, हो गया फॉर्मूला, सारे याद हो गए तुम्हें। सारे ऑस्किलेटर की फ्रीक्वेंसी तुम्हें याद हो चुका है, क्लियर हुआ। हमें पहले देखना था कि किसमें कोलपिट्स में किसमें कैपेसिटर लगना था, हर्टली में डबल इंडक्टर लगना था। अब वहां से 2 पाई अंडर रूट L से लिखना था, L मतलब L इक्विवेलेंट, तो L इक्विवेलेंट सीरीज में जुड़ा हुआ, दो इंडक्टर है तो सीरीज में है, तो L1 प्लस L2, कैपेसिटर पैरेलल में है तो दैट इज C, एंड F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L एंड C एंड C2, C1 एंड C2 क्या है, सीरीज में, जुड़ेंगे कैसे, पैरेलल की तरह, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट्स इट, खत्म। तो दोनों को साथ लेके चलना, हर्टली को भी कोलपिट्स को भी, और चीजें बहुत स्मूथली हो जाएंगे आपके। पहले मैंने जनरल लिखा है तुम्हें, पहले तुम्हारा जनरल कराया,
जनरल को पहले मैं फिर से एक बार सारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कराया, जनरल कराया। जनरल में क्या था, जनरल में ये था कि मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट में एम्पलीफायर है, उसके बाद एक फीडबैक नेटवर्क है। फीडबैक नेटवर्क में दो सेम टाइप के एलिमेंट लगे हुए हैं, Z1 एंड Z2, एंड अपोजिट साइड में अपोजिट टाइप का एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो Z1 Z2 सेम टाइप, Z3 इज अपोजिट साइड। अब जब हम हर्टली की बात करेंगे और कोलपिट्स की बात करेंगे, अब किसी को दिमाग में आ रहा है कि यार किसमें दो इंडक्टर थे, किसमें दो कैपेसिटर थे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सी लगा हुआ है, सी डोमिनेटिंग है, मतलब दो कैपेसिटर होंगे और एक इंडक्टर होगा। हर्टली में एक इंडक्टर, सॉरी दो इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर होगा। अब यहाँ पे आ गए डायग्राम के पास, हमें जनरल वाला डायग्राम याद था, तो अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं। इंडिविजुअली में क्या देख लिया, इंडिविजुअली में क्या देख लिया, दो इंडक्टर कैपेसिटर, दो कैपेसिटर इंडक्टर। अब हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ, हमें पता है कि एलसी ऑस्किलेशन है, तो एलसी ऑस्किलेशन मतलब रेजोनेंस, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस का हमें फॉर्मूला पता है, 1/2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जब हमने देखा इस नेटवर्क को, तो एल इक्विवेलेंट कितना था, L1 प्लस L2, तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2, सी इज सी, एंड हियर अब यहाँ पे आ गए 1/2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट की जगह एल एंड सी इक्विवेलेंट की जगह C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट्स इट। तो हमें सिर्फ एलसी का नाम पता चल जाएगा और हम सारी चीजें एक साथ एक पेज पे लिख सकते हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ओके, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे डिस्कस करते हैं। और जो 31 वाला पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। 31 जैन को जो पेपर हुआ था आपका, उसमें पूछा था कोलपिट्स का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन बताओ। उसमें C1 C2 की वैल्यू दी थी और इंडक्टर की वैल्यू दी थी, C1 C2 की वैल्यू दी थी और इंडक्टर की वैल्यू दी थी, और बहुत ही सिंपली आंसर आ जाना था। ठीक है, जो HPSSC का एग्जाम हुआ था। अब कंडीशन ये थी, तुम्हें फ्रीक्वेंसी याद रखने वाली प्रॉब्लम थी, और मुझे नहीं लगता कि अभी के बाद तुम्हें फ्रीक्वेंसी याद रखने की कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ओके। इसमें लिखो, सबसे पहले हर्टली में लिखो, हर्टली में लिखो। हर्टली में पहला पॉइंट, सिंगल कैपेसिटर इन पैरेलल with two inductor in series, single capacitor in parallel with two inductor in series। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसमें कौन सा ऐसा ऑस्किलेटर है जिसमें दो इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हों और उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ हो। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन ही है। तो सिंगल कैपेसिटेंस इन पैरेलल विथ टू इंडक्टर इन सीरीज, सिंगल कैपेसिटर इन पैरेलल विथ टू इंडक्टर इन सीरीज। अब आप बताओ, ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब L1 L1 प्लस L2 पैरेलल टू C, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितने डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करेगा, जल्दी बोलो। ये L1 प्लस L2 पैरेलल टू कैपेसिटर, ये कितने डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करेगा? एनीवन? 180, सिंपल। 180 क्यों? क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग वाला पोर्शन भी 180 कर रहा था। ठीक है, अच्छा इसमें भी साथ में लिखते चलना, इसमें भी साथ में लिखते चलना। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। सिंगल इंडक्टर विथ टू कैपेसिटर इन सीरीज, सिंगल इंडक्टर विथ टू कैपेसिटर इन सीरीज, सिंगल इंडक्टर विथ टू कैपेसिटर इन सीरीज। And again this combination will produce 180 degree phase shift, and again this combination will introduce phase shift of 180 degree, 180 degree।
ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी तुम्हें याद हो चुकी है। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, एल इक्विवेलेंट सीरीज में सिंपली एल इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 होता है ना। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली बस तुम्हें इसका इसका एलिमेंट, दो इंडक्टर और दो कैपेसिटर पता होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, अलग से कोई सॉल्व नहीं करना। अलग से सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो, XL1 प्लस XL2, फिर वहां से कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा फिर। ओके, तो हाँ, ये जो यूज होता है, ये किसके लिए, ये दोनों एलसी ऑस्किलेशन जो दोनों हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। ऑडियो के लिए क्या था, आरसी फेज शिफ्ट, और एलसी क्या है, रेडियो। ठीक है, तो लिख लो, इसमें लिखना, हर्टली में लिखना, यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हर्टली में लिखना, यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये बड़ा पूछा जाता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा ऑसिलेटर यूज करते हो, तो आंसर इज हर्टली। यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन अ रेंज ऑफ, इन अ रेंज ऑफ 30 मेगा हर्ट्ज, इन अ रेंज ऑफ 30 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा यूज किया जाता है, 30 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन अ रेंज ऑफ 30 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट पॉइंट, in radio receivers, in radio receivers, in radio receivers, the oscillator is used, in radio receivers the oscillator is used, and and it has, and it has a wide range of frequency. In radio receivers, the oscillator is used and it has a wide range of frequency. In radio receivers, the oscillator is used and it has a wide range of frequency. ठीक है, अब आपका जो कोलपिट्स है वो भी एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ही है लगभग, समझ रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ही है। बट नॉर्मली, नॉर्मली करते क्या है, अब जैसे देखो, अच्छा तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ, विच वन इज मोर सूट, आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा सही रहेगा, L1 L2 सीरीज में या C1 C2, मतलब उसके हिसाब से, जैसे होता है ना कैपेसिटर को डील करना, दैट इज मोर टफर देन डीलिंग विथ इंडक्टर, ये आपको पता है, ये तो सिंपल आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसको हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, हर्टली को। किसको, हर्टली को। तो हर्टली ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं इन कंपेयर टू कोलपिट्स। नो डाउट दिस इज ऑल्सो यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, बट अप टू, अप टू 10 मेगा हर्ट्स, ऑल्सो यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, बट अप टू, जैसे वो 30 मेगा हर्ट्स था, तो अप टू ये कितना हो गया, 10 मेगा हर्ट्स। एक्चुअली 5 लिखना, हाँ ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मैं बता देता हूं, तुम अपने हिसाब से जज कर लो। देखो, होता क्या है कि कोल पिट्स जो था बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं किया जा सकता था, तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आया जिसको क्या बोला, क्लैप। और क्लैप कैन बी यूज्ड अप टू 10 मेगा हर्ट्ज। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो कोलपिट्स था 10 से कम था ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मॉडिफाइड कोलपिट्स को, मॉडिफिकेशन ऑफ कोलपिट्स इज नोन एज क्लैप, क्लैप ऑसिलेटर। और क्लैप ऑसिलेटर कैन बी यूज्ड अप टू 10 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब कोलपिट्स को क्या था, 10 से तो कम ही रहा होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है।
ठीक है। ओके, अब एक पॉइंट, अब एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, और दिस इज वैलिड फॉर बोथ। आई मीन एलसी ऑस्किलेटर के बारे में बता रहा हूं मैं, हार्टली के बारे में भी बता रहा हूं और कोलपिट्स के बारे में भी बता रहा हूं, तो दोनों को कंबाइनली बता रहा हूं। तो लिखो नोट अबाउट एलसी ऑस्किलेटर्स, मतलब ये टेबल बंद कर दो, आगे लिखो, आगे लिखो। LC oscillator is used to generate LC oscillator is used to generate sinusoidal output signal, sinusoidal output signal, sinusoidal output signal with a very high frequency, with a very high frequency। ठीक है, पहला पॉइंट, विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या है, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व। अच्छा, अगर इसमें से बोला जाए कि कौन सा ज्यादा वाइड रेंज के लिए यूज कर सकते हो, हर्टली या कोलपिट्स, विच वन कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज, हर्टली या कोलपिट्स? हर्टली, ठीक है। Wide range of frequency involved, and uh, also used in audio and video system, audio and video system, मतलब रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर में भी यूज होता है, शायद हाँ, मेटल डिटेक्टर में भी यूज होता है। और क्या है, टू जनरेट क्लॉक पल्स, टू जनरेट क्लॉक पल्स, ठीक है। So this is all about LC oscillators. This is all about LC oscillators. Now the last one. लास्ट वन क्या है, क्रिस्टल ऑस्किलेटर, क्रिस्टल ऑस्किलेटर। अभी जो क्रिस्टल ऑस्किलेटर है, ठीक है, ये पहली बात तो सबसे पहला मटेरियल, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्रिस्टल ऑस्किलेटर बनता किसका है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिस्टल इसका आपका मटेरियल का बनेगा, और वो मटेरियल क्या है, एक तो होता है क्वार्ट्ज, एक होता है रॉचेल सॉल्ट, और एक होता है टर्मनाइट, जो भी पढ़ो यार, ठीक है। सॉरी, टर्मलाइन है क्या, हाँ टर्मलाइन, ठीक है। और ये सारे ही क्या करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक, दीज, हाँ क्वार्ट्ज ज्यादा फेमस है, सही बात, रॉचेल सॉल्ट, क्वार्ट्ज एंड टर्मलाइन, टर्मलीन जो भी है, ये और ये क्या, कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दीज मटेरियल्स आर सो व्हाट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखो एक सिंपल समझो, व्हाट इज क्रिस्टल ऑस्किलेटर। इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेटर सर्किट व्हेन रिप्लेस्ड बाय द मैकेनिकल वाइब्रेटिंग सर्किट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल ऑस्किलेटर। चाहे तो लिख लो, लिखो, इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेटर सर्किट, electrical oscillator circuit are replaced by, electrical oscillator circuit are replaced by mechanical vibrating circuit, mechanical vibrating circuit, that is called
क्रिस्टल ऑस्किलेटर, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल ऑस्किलेटर। अब कौन कौन सा मटेरियल, मतलब जो मटेरियल मैकेनिकली फोर्स लगाने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो उस मटेरियल को यूज करेंगे, और जो मटेरियल मैकेनिकली फोर्स लगाने पे ईएमएफ इंड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो मटेरियल शो करते हैं प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जो मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और जो ये इफेक्ट है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का, दिस इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? ओके, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो रहने दो, चलो लिख लो, लिखने में क्या जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर याद हो गया तो ठीक है। इसमें दो रेजोनेंस होते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। इसमें दो रेजोनेंस होते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। ठीक है, पहले सर्किट बना देता हूं मैं। यहां पे एम्पलीफायर यूज हुआ, यहां पे तुम्हारा एक क्वार्ट्ज मटेरियल है, क्वार्ट्ज मटेरियल, दिस इज क्वार्ट्ज मटेरियल। ठीक है, अब यहां पे जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है कुछ ऐसा होता है, R, this is L, this is C, and this is CM. This is R, this is L, this is C, this is CM. ठीक है, अब यहां से तुम्हें फॉर्मूला बताएंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सीरीज फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस इज इक्वल टू 1/√LC, मतलब ये सिंपली इसकी बात कर रहे हैं। और पैरेलल की बात करें तो मतलब दोनों को कंसीडर करेंगे, दोनों को, मतलब इस ब्रांच को भी और इस ब्रांच को, तो क्या हो जाएगा 1/2π√। अब आप बताओ ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं पैरेलल में दिख रहे हैं, आप मुझे बताओ। ये सीरीज में दिख रहे हैं पैरेलल में दिख रहे हैं, ये आपको किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में कैसे दिख रहे हैं यार? एक ही करंट, देखो एक ही करंट फ्लो हो रहा है ना, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट उसमें भी तो जाएगा, तो सीरीज में हुआ ना। क्लियर है? तो अब सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल की तरह, तो क्या हो जाएगा C × CM डिवाइड बाय C + CM, दैट्स इट, खत्म। दिस इज ओमेगा पैरेलल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज सीरीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑस्किलेटर्स। ठीक है, क्रिस्टल ऑस्किलेटर्स। तो इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट। मेन तो मटेरियल ही था, लिख लो थोड़ा बहुत। इट हैज हाई ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, इट हैज हाई ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, इट हैज हाई ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। बहुत रेयर यूज करते हैं यार इसको, ठीक है। एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ क्रिस्टल इज वेरी हाई, वेरी हाई। क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो सबसे लो होता है आरसी का, सबसे हाई होता है क्रिस्टल का, मीडियम होता है तुम्हारा एलसी का। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो सुन लो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि ये बहुत मुश्किल से क्या होता है, ट्यून्ड होता है, बहुत मुश्किल से ट्यून्ड होता है, हार्डली ट्यून्ड। और जब से ट्यून्ड नहीं होगा तो क्या ऑस्किलेटर की तरह काम करेगा, बोलो। जब से ट्यून्ड नहीं होगा, ट्यून्ड मतलब समझते हो ना कि आपको ऑस्किलेशन उस पे रेजोनेंस कराना है, सर्किट में क्या कराना है, रेजोनेंस कराना है। और रेजोनेंस कब होगा, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होएगी। तो वो बड़ा मुश्किल सा काम है, ठीक है।